हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब का ये सेशन नंबर 30 यानी कि 30 है। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम ऐसे किसी सेशन को देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि यूट्यूब पर हमारी एक सीरीज़ है डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब की, जिसके हर एक सेशन में हम 10 to 15 मिसलीनियस क्वेश्चंस चूज करते हैं, कुछ ग्रामर से और कुछ वोकैब से। वाइल चूजिंग द क्वेश्चंस हम ये ध्यान रखते हैं कि क्वेश्चंस स्टैंडर्ड हों, अच्छे लेवल के हों, ताकि एग्ज़ाम्स में जो अच्छे क्वेश्चंस कई बार आपसे मिस हो जाते हैं या आपको छोड़ने ही पड़ जाते हैं, वो भी आप अटेम्प्ट कर सकें। राइट, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आप चाहें तो आज की क्लास में हम जिन 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उन्हें पहले क्विज के फॉर्म में अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, एप्लीकेशन को ओपन करें, फिर डेली क्विजेस में जाएं और वहां से फिर इसको और इस रूट को फॉलो करें। आप चाहें तो इन 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दिस टेलीग्राम चैनल, या फिर एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स में जा करके भी आप आज के इस सेशन के 10 क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फाइनली क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस स्पॉटिंग द एरर से है, यानी ग्रामर से है। लिखा है आई मींट नथिंग। ये जो आप मीन देख रहे हैं, ये मीन का सेकेंड फॉर्म है। राइट, मीन का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है? मींट होता है। इसे बहुत से लोग मेंट भी कहते हैं। तो आई मींट नथिंग या आई मेंट नथिंग मतलब मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था। देन कंपेल यू टू कम होम। कोई कह रहा है कि मेरा कोई मतलब नहीं था सिवाय इसके कि तुम घर आ जाओ। मैं बस इस बात के लिए जोर दे रहा था और कोई मेरा मतलब नहीं था। मैंने जोर दे के जब तुमसे कहा कि घर आ जाओ तो तुम्हें लगा शायद मैं रूल करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। मेरा कोई मतलब नहीं था, बस इतना कि तुम घर चले आओ। अब बहुत ही बेसिक रूल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता कि जैसे नो हो, नन हो, नो वन हो, नथिंग हो, इवन नो बडी हो, इन सब के आगे आपको बट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बट। बोलते भी ऐसे, नन बट यू, नन बट यू, नथिंग बट, नथिंग बट, नो बडी बट, ऐसे। तो नथिंग के साथ ये जो आपने दैन लगाया है, इसकी जगह पे आप क्या लगाएं? बट। और इस बट की हिंदी है सिवाय, और ये एक प्रेपोजिशन है। मेरा कोई मतलब नहीं था सिवाय इस बात को लेकर कंपेल करने की कि तुम घर चले आओ। एक बात और ध्यान रखें कि बट का जब मीनिंग है सिवाय, यानी कि वो एक प्रेपोजिशन बन गया, तब इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आई है और ये बेयर इन्फिनेटिव है। अदरवाइज जब ये मींट सेकेंड फॉर्म में था, पास्ट में था, तो इसको भी तो आइडियली कंपेल्ड हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फिलर्स में आता और लिखा होता दैन कंपेल्ड यू, तो हो सकता है कुछ लोग सोचते कि मींट की वजह से ये भी कंपेल्ड हो जाएगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। नथिंग के बाद जब बट आता है और बट का मीनिंग होता है सिवाय, तब वो एक प्रेपोजिशन होता है और उसके बाद आपको बेयर इन्फिनेटिव लगाना होता है। सो आई मीन नथिंग बट कंपेल यू टू कम होम। मूविंग ऑन, नंबर 2, द स्पेट ऑफ रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का मतलब आप जानते ही हैं, खबर। और स्पेट का मतलब होता है जब चीजें बहुत तेजी से बढ़ जाए, एक तरीके से बाढ़ सी आ जाए। जैसे आप जानते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और अभी शुरू के कुछ महीनों तक वहां बहुत भीड़ रहेगी तीर्थ यात्रियों की, तो एक बाढ़ सी आएगी। इनफैक्ट वो बाढ़ सी आ चुकी होगी, तो वो स्पेट कहा जाता है। राइट, जब आप क्राइम को देखिए कि बहुत तेजी से क्राइम बढ़ रहा है, रोज खबरें छप रही हैं एक पर्टिकुलर टाइप के क्राइम की, तो वो स्पेट हो गया है, एक बाढ़ सी आ गई है। अच्छा, तो ये जो रिपोर्ट्स की बाढ़ आई है, ये रिपोर्ट्स की बाढ़ किस विषय को लेके आई है? एलिफेंट्स की डेथ्स को लेकर आई है कि इन जगहों पर, इस पर्टिकुलर जंगल में, इस पर्टिकुलर स्टेट में या पूरे देश भर में जो है हाथी बहुत तेजी से मर रहे हैं। तो इस विषय पर जो रिपोर्ट आई है, आपको आंसर में ऑन रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट जो है किसी विषय के ऊपर होती है। कोई भी रिपोर्ट किसी विषय के
ऊपर होती है। तो द स्पेट ऑफ रिपोर्ट्स ऑन एलिफेंट डेथ। अब आप समझिए, जैसे कि आपने कहा कि भाई साहब मुझे एक बुक चाहिए केमिस्ट्री की, तो आप सिंपली कह दोगे आई नीड अ बुक ऑफ केमिस्ट्री। गलत सर, आपको कहना चाहिए आई नीड अ बुक ऑन केमिस्ट्री, क्योंकि ये जो बुक है केमिस्ट्री विषय के ऊपर है, केमिस्ट्री विषय पर लिखी गई है। केमिस्ट्री विषय की किताब नहीं है, विषय पर किताब होती है। ठीक है, आप किसी विषय पर बोलते हैं, आप किसी विषय पर सोचते हैं, आप किसी विषय पर लिखते हैं। यू थिंक, हालांकि वहां पे आप ओवर भी लगा सकते हैं, यहाँ ऑप्शन में भी ओवर नहीं है, आप यहाँ पर ऑन का यूज करिए। स्पॉटिंग द एरर से अगला भी क्वेश्चन है। शी मस्ट फिनिश हर ऑल होमवर्क बिफोर द क्लास टीचर अराइव्स। मतलब इससे पहले कि क्लास टीचर आए, यानी कि क्लास टीचर के आने से पहले उसको अपना सारा होमवर्क फिनिश करना है। रूल के मुताबिक ये होमवर्क एक नाउन है, एक रूल है। वो रूल है कि जो पसेसिव एडजेक्टिव होता है, पसेसिव एडजेक्टिव, एग्जाम्पल के तौर पे माई, अवर, योर, हिज, हर, ये सब ना नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है। किसके पहले? नाउन के ठीक पहले यूज किया जाता है जो पसेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि माई, अवर, योर, हर, हिज, दियर, ये सब नाउन के ठीक पहले यूज किए जाते हैं। तो ये आपको स्वैप कर देना है। ये जो हर ऑल लिखा है इसे आप लिख दीजिए ऑल हर, ऑल हर। तो इससे क्या होगा, अब जो होमवर्क नाउन है उसके ठीक पहले हर आ जाएगा, जो कि क्या है? पीए, यानी कि पसेसिव एडजेक्टिव। समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूं मेरी सारी किताबें, तो मैं ये नहीं कहूंगा माई ऑल बुक्स, ना, मैं कहूंगा ऑल माई बुक्स। क्या कहूंगा? ऑल माई बुक्स। मतलब मैं माई को यानी पसेसिव एडजेक्टिव को नाउन के ठीक पहले ही रखूंगा। राइट? फिल इन द ब्लैंक से अगला क्वेश्चन है। वी वेटेड, यानी हमने इंतजार किया, विद बेटेड ब्रेथ, बेटेड ब्रेथ, बीटन ब्रेथ या बिटन ब्रेथ फॉर डोर टू ओपन। सर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है एक फ्रेज पर डिपेंडेंट है। एक फ्रेज होती है विद बेटेड ब्रेथ, ये फ्रेज है सर, विद बेटेड ब्रेथ। बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना, दिल थाम कर, सांसें रोक करके इंतजार करना। जब कुछ आपका रिजल्ट आने वाला होता है ना, तो आप बहुत बेसब्री से और सांसें थाम करके जो है इंतजार करते हैं। तो विद बेटेड ब्रेथ यानी ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप क्या सीखते हैं कि एग्जाम्स में सिर्फ इडियम्स एंड फ्रेजेस का मीनिंग ही नहीं पूछा जाता, कई बार उनकी शक्ल पूछ ली जाती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले ही CPUSI 2023 का मेंस हुआ है और अभी उसकी आंसर की आई। उस आंसर की में एक ईडियम पूछा गया, कूल एज आ, और यहाँ स्पेस छोड़ दिया गया। ABCD करके 4 ऑप्शंस रखे गए। अब सोचो, क्या ये एक ईडियम का हिस्सा है? क्या इस ईडियम का मीनिंग पूछा जा रहा है? नहीं, इस ईडियम का स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, शक्ल पूछी जा रही है। और उसका जो सही आंसर है वो कूल एज अ क्यूकुम्बर है, क्यूकुम्बर है। समझ रहे हैं? अब आप सोचिए कि ईडियम्स में अब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मीनिंग के साथ साथ उनकी शक्लों के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यही सोचते हुए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया है। नंबर 5, द पार्टी प्रेसिडेंट इज लीडिंग द इलेक्शन कैंपेन। जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है उसकी अगुवाई कर रहे हैं या वो उसे लीड कर रहे हैं, कौन? पार्टी प्रेसिडेंट, इन द स्टेट अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो इलेक्शन होना है, तो उसके खिलाफ जो इलेक्शन कैंपेन है वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट उसको लीड कर रहे हैं और वो अपने दम पर लीड कर रहे हैं। जब किसी काम को आप अकेले कर रहे हो बिना किसी की मदद लिए, इनफैक्ट आप उसे अपने दम पर कर रहे हो, तो आप उसे अलोन बोलते हैं। मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि अलोन कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने अकेले के साथ अपने दम पर भी लिखा। यह आपकी क्षमता को दिखाता है, आपकी क्षमता को दिखाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि 1000 किलोमीटर्स का टोटल जर्नी था और उसमें अकेले आपने 700 किलोमीटर्स ड्राइव किया, तो क्या आप
का कोई साथ नहीं दे रहा था, नहीं, आप में क्षमता थी, आप अकेले, यू अलोन ड्रोव 700 किलोमीटर्स इन दैट एंटायर जर्नी। तो ये आपकी कैपेबिलिटी को भी दिखाता है। अलोन, लोन नहीं होगा, लोन का मतलब होता है जस्ट वन, एकमात्र, जिसको ओनली कहते हैं। लोनली का मतलब होता है अकेला, अकेला ये थका हुआ होता है, परेशान, दुखी। लोनली होना ठीक नहीं है। अलाइव मतलब आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, स्टिल अलाइव। अलोन, किसी काम को अकेले जब आप करें तो उसके लिए अलोन वर्ड को यूज करते हैं। रिवेटिंग, कितना शानदार वर्ड है सर, रिवेटिंग। रिवेट बोला जाता है, पता नहीं शायद उसे जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं कुछ और बोलते हैं, रिपेट बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। वो रिवेट होती है बेसिकली, जिससे कुछ होल्ड किया जाता, रोका जाता है एक जगह पर, आगे नहीं जाने दिया जाता। जैसे कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वायर कट किया जाता है, तो उसमें कॉर्नर में एक रिवेट लगी रहती है, ऐसे कील टाइप से ऐसे लगी रहती है, और उसको जब ओपन करना होता है तो ये हट जाती है और बाद में ये इसी पर वो होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। उसको शायद क्लैंप बोलते हैं या जो भी बोलते होंगे। तो रिवेट बेसिकली होल्ड करने के लिए, रोकने के लिए है। तो जो चीजें रिवेटिंग हैं वो एक तरीके से आपको अपनी ओर खींचे हुए हैं, रोके हुए हैं, कहीं आपको जाने ही नहीं दे रही। रिवेटिंग एक पॉजिटिव वर्ड है सर, समझ रहे हैं? किसी चीज में आकर्षण इतना ज्यादा है कि उसने आपको बांध रखा हुआ है, तो आप एक तरीके से फैसिनेटेड है बहुत ज्यादा। तो जो चीजें रिवेटिंग है वो बहुत फैसिनेटिंग है, आपको बांध लेंगी, बहुत अट्रैक्टिव है एक तरीके से। अब कोई चीज अगर बड़ी अट्रैक्टिव है, यानी वो आकर्षित करती है, तो मजाल है कि आप कहीं और देख सकें या कुछ और सोच सकें, आप बंध जाएंगे उसमें। तो ऐसी चीजों को रिवेटिंग कहते हैं। ये जो इंथ्रॉलिंग आप देख रहे हैं ये सिनोनिम है, इनग्रॉसिंग आप देख रहे हैं ये भी सिनोनिम है। टेडियस का मतलब होता है बोरिंग, उबाऊ, पकाऊ, और अपेटाइजिंग का मतलब होता है बेसिकली जो आपकी भूख मिटा दे, जो आपके मन को शांत कर दे। एंटोनिम बताना है, मेरे हिसाब से टेडियस होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें तो पॉजिटिव है। रिवेटिंग का मतलब है जो शानदार है, बहुत मन मोहक है, एक तरीके से मनमोहक है, इंचैंटिंग है। और टेडियस क्या है, जो बिल्कुल बोगस है, बेकार है, बोरिंग है, जिसमें कोई आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है ना, जिसको आप मेनियल भी कह सकते हैं, मेनियल भी कह सकते हैं। अपेटाइजिंग भी पॉजिटिव हो सकता है कि जो आपके मन को संतृप्त कर दे, आपकी भूख को मिटा दे। एंटोनिम बताना है आपको क्लॉइस्टर्ड का। क्लॉइस्टर्ड भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरली देखने को कम मिलता है। क्लॉइस्टर, सो क्लॉइस्टर एक बंद जगह को कहते हैं, जो इनक्लोज्ड एरिया होता है, जैसे मठ हुआ या कोई भी बड़ा सा हॉल हुआ, उसको क्लॉइस्टर कहते हैं। अब समझिए, तो अगर आप क्लॉइस्टर्ड है तो आप बंद बंद है ना, अगर आप क्लॉइस्टर्ड फील कर रहे हैं तो आप बंद फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप कन्फाइंड हैं, आप मूव नहीं कर पा रहे, यही तो फील करेंगे कि आप मूव नहीं कर पा रहे, आप बंद है, बंदिश में है। तो क्लॉइस्टर्ड का एंटोनिम क्या हो सकता है? ग्रेगारियस मतलब होता है सोशल, और ये बेसिकली वो जो ग्रुप्स में रहता है, जो ग्रुप्स में रहता है। सीक्वेस्टर का मतलब अगर इतना हो, सीक्वेस्टर, तो सीक्वेस्टर एक वर्ब है, आर पे रुके, इसका मतलब है लीगली किसी की प्रॉपर्टी को सीज कर लेना, उसे छीन लेना, सीक्वेस्टर। पर अगर सीक्वेस्टर्ड लिखा है तो ये एक प्लेस है, बेसिकली वो प्लेस जो लोनली है, एक एकांत स्थान को आप सीक्वेस्टर्ड प्लेस कह सकते हैं। इम्योर्ड का मतलब भी होता है सर घेर लेना, इम्योर का मतलब भी होता है कि मतलब बंद कर देना, जिसको कहा जा सकता है कन्फाइन कर देना। तो एंटोनिम अगर आपको चाहिए था तो इम्योर तो सिनोनिम हुआ इसका, राइट, इम्योर सिनोनिम हुआ। सीक्वेस्टर ग्रेगारियस सोशल हो गया, क्लॉइस्टर्ड बंद बंद, डिटैच बिल्कुल अलग हुआ, अटैच से उल्टा होता डिटैच करना, मतलब सेपरेट कर देना, सेपरेट जिसको कह सकते हैं। इट्स गेटिंग डिफिकल्ट नाउ। तो क्लॉइस्टर्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लॉइस्टर्ड होने का मतलब बंद बंद होने से है, बंद बंद होने से आपको लगेगा कि आप अकेले हो गए हैं। आई गेस ग्रेगारियस होना चाहिए सर इसका एंटोनिम,
क्योंकि सीक्वेस्टर्ड में भी आप अलग हो जाएंगे, एक लोनली प्लेस जो एकांत है, बिल्कुल दूसरों से अलग है, दूर है। जब आपको बंद कर दिया जाए तभी तो आप अलग अलग फील, मतलब आप दूर हो जाते हैं। इम्योर्ड में भी एक तरीके से बंद ही कर देते हैं। इम्योर का मतलब भी तो बंदिश से होता है, लॉक कर देने से होता है। हाँ, किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ में जा करके बंद कर देना, उसे इम्योर्ड कर देना होता है। एग्जैक्टली, इम्योरमेंट इसी से बनता है। इम्योरमेंट का मतलब होता है कि जब किसी को दीवार में चुनवा दिया जाए कि मरो साले यहाँ पे तुम, तो ये भी नहीं होगा। ये भी क्लॉइस्टर्ड का सिनोनिम है, डिटैच्ड भी क्लॉइस्टर का सिनोनिम हो जाएगा, सीक्वेस्टर भी सिनोनिम, ग्रेगारियस हो जाएगा। इसमें आप सोशल हैं, लोगों के बीच में हैं, इसमें आप बंद नहीं हैं कहीं पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 8, मिस्टर सेन वॉज एबसेंट यस्टरडे। बहुत शानदार क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया है, ध्यान से पढ़िए। मिस्टर सेन कल एबसेंट थे, मिस्टर सेन कल एबसेंट थे। पूछा जाता है, सोचा जाता है कि क्यों एबसेंट होंगे, तो गैस आता है कि बीमार हो सकते हैं, बीमार होंगे, बीमार। अब कोई बीमार अगर है, पॉसिबिलिटी है कि बीमार है, तो वो मस्ट बी लगा सकते हैं, मस्ट बी लगा सकते। कोई कल बीमार था, कि कल एब्सेंट थे ना, तो कल ही को तो लेके कहा जाएगा कि बीमार होंगे, तभी नहीं आए होंगे। तो इसको कहते हैं ही मस्ट हैव बीन सिक, पक्का बीमार रहे होंगे। ठीक है, पक्का बीमार रहे होंगे। कुड हैव बीन सिक भी हो सकता है कि बीमार रहे हों, लेकिन हाँ, कुड हैव बीन सिक, बीमार हो सकते थे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मस्ट हैव बीन सिक होना चाहिए। मतलब एब्सेंट अगर वो यहाँ पे इज लिखा होता है कि वो आज एब्सेंट है, तो आप कहोगे आज एब्सेंट है तो बीमार होंगे, ही मस्ट बी। कल एब्सेंट थे तो हाँ बीमार रहे होंगे, बीमार रहे होंगे। फिर तो मस्ट हैव बीन, कल की बात होगी ना, तो कल बीमार रहे होंगे, तो मस्ट हैव बीन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन इडियम्स एंड फ्रेजेस से है। इडियम है बेस्ट थिंग सिंस स्लाइस्ड ब्रेड। इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत अच्छी है आपके लिए, आपके फेवर में है और अच्छी क्वालिटी में है, उसे आप पसंद करेंगे। ये ब्रेड है पूरा का पूरा, ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं। ब्रेड इस तरीके से आपको खाने को दिया जाए तब खाने में अच्छा लगेगा, या इस तरीके से? आप पूरे के पूरे ब्रेड को एक साथ खा सकते हैं क्या? खाने में आपको सहूलियत है वहां? नहीं, बिल्कुल भी सहूलियत नहीं है। लेकिन उन्हीं ब्रेड्स को जब स्लाइसेस में कट कर दिया जाता है तो वो कितना बढ़िया लगता है, वो लगता है स्टैंडर्ड हो गया। हाँ, तो जो ब्रेड है वो बहुत बड़े शेप में, अगर उसको पूरा कहा जाए खाना है आपको, तो वो बहुत ही ऑकवर्ड सा लगेगा। लेकिन अगर उसकी स्लाइसेस दे दी जाए आपको और खाने को कहा जाए तो अच्छा लगेगा। जैसे सैलेड में लोग खीरे का इस्तेमाल करते हैं, अब खीरे को छील करके ऐसे पकड़ा दिया खाओ, और फिर एक जगह जो है उसको स्लाइसेस में कट करके दिया जाए, तो वो वाली प्लेट आपको अच्छी लगेगी ना, जिसमें स्लाइसेस में कट करके रखा गया। तो जो चीज़ आपको फेवरेट लगे, अच्छी लगे, समथिंग ऑफ गुड क्वालिटी, समथिंग ऑफ एग्जेम्पलरी क्वालिटी। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है अच्छा, शानदार, गुड, बेहतरीन, ये। राइट, अब आते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। सिनोनिम बताना है आपको फोर्टिट्यूड का। सबसे पहले तो आप इसे ब्रेक करिए, इसमें फोर्ट आएगा। फोर्ट बोलते हैं किले को। किला कमजोरी का प्रमाण है या मजबूती का? निश्चित रूप से मजबूती का। किला इसीलिए बनाया जाता था कि दुश्मन हमला ना कर सके, मजबूत करने के लिए होता था। तो फोर्ट मजबूत करने के लिए है, राइट। इसी FOR से आगे जाइए तो फोर्स बन जाएगा, बल। बल भी तो मजबूती का प्रमाण है। सो फोर्टिट्यूड बेसिकली आपकी दृढ़ता का प्रमाण है, आपकी मजबूती का प्रमाण है। समझ रहे हैं? इस बात का प्रमाण है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग विल्ड हैं। ये आपके साहस को दिखा सकता है, कई बार धैर्य को भी दिखा सकता है। धैर्य भी साहस की श्रेणी में आता है। जब दुश्मन पे हमला करना हो तो वो फोर्टिट्यूड बल वाला फोर्टिट्यूड हुआ, और जब आपको डिफेंड करना है, विपरीत परिस्थितियों में डटे रहना है, तो वहां धैर्य भी हो सकता है। अब देखिए सिनोनिम चाहिए। इनेप्टनेस लिखा है, देखिए EPT का मतलब तो काबिलियत से होता है, पर जब आगे IN लग गया तो ये बेवकूफी में आ गया। सो इनेप्टनेस का मतलब होता है इनएबिलिटी, अयोग्यता। प्रूडेंस बोलते हैं समझदारी को, और बेसिकली ये थोड़ा सा दूरदर्शिता में आता है, प्रूडेंस। और
द एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस, उसको प्रूडेंस बोलते हैं। और कई बार ये किताबी ज्ञान के लिए भी होता है कि कोई अगर प्रूडेंट है तो वो बहुत पढ़ा लिखा है, यानी कि एडुकेटेड हो सकता है, तो उसे भी आप प्रूडेंट कह सकते हैं। जो शार्प विट होता है, जो बहुत तेजी से डिसीजन ले सकता है, उसे प्रूडेंट कह सकते हैं, यानी कि जिसमें शार्पनेस है। अच्छा, ग्रिट, जब आप बहुत तेजी से होल्ड करके रखें, छोड़ने ना कहीं से, ग्रिट जिसको कहते हैं, बहुत मजबूती से पकड़ करके रखें, जिसको आप रेजोल्यूशन कह सकते हैं, तो वो ग्रिट हो सकता है। जिसको आप फर्मनेस कह सकते हैं, डिटर्मिनेशन कह सकते हैं, वो ग्रिट में आता है। ग्रिट होना मतलब ताकत होना। कंपोजर, कंपोजर एक तरीके से फोर्टिट्यूड का सिनोनिम है। देखिए, फोर्टिट्यूड का सिनोनिम कंपोजर भी है, फोर्टिट्यूड का सिनोनिम ग्रिट भी है। कंपोजर का मतलब होता है कि आप कंपोज्ड हैं। कंपोज्ड होने का मतलब है कि आप सघन हैं, यानी कि आपका दिमाग खोखला नहीं है, आपको सही और गलत की परख है। या यूं कहिए कि अगर आप कंपोज्ड हैं तो आप पैनिक नहीं होते जल्दी से, राइट। जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम में MS धोनी साहब को ले लें, तो ही इज सेड टू बी अ कंपोज्ड क्रिकेटर। उनके अंदर कंपोजर रहता है, ऐसा माना जाता है। कंपोजर होने का मतलब है कि आप पैनिक नहीं होंगे, डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, आप में एक समझदारी बनी रहेगी, सेनिटी आप में रहेगी। आई वुड सजेस्ट कि आप फोर्टिट्यूड को ग्रेट से रिलेट करें, क्योंकि फोर्टिट्यूड का मतलब ताकत से है, बल से है, मजबूती से है, और ग्रेट का भी संबंध इससे ज्यादा है। और कंपोजर तो थोड़ा सा जैसे आप बहुत ज्यादा भड़बड़ा ना जाए, डर ना जाए, उसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है ना। और आप अपना आत्मसंयम ना खोएं, तो उसके लिए कंपोजर का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास के डेली डोज ऑफ ग्रामर एंड वोकैब के 10 क्वेश्चंस करा दिए। मुझे उम्मीद है जरूर समझ में आया होगा आप सभी को। ऐसे ही आप और बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरा एक पेड बैच है, इंग्लिश ST प्रैक्टिस बैच। ये लेटेस्ट बैच है 3.0, ये इस सीरीज का तीसरा बैच है। इन बैचेस का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके एक बैच में 100 मॉक्स होते हैं इंग्लिश के विद डिस्कशन, और हर मॉक में 50 क्वेश्चंस होते हैं। और 3.0 में मैंने एक चेंज किया है, वो ये कि अब जो 50 क्वेश्चंस का एक मॉक है इस बैच में, उसमें RC के 20 क्वेश्चंस है, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स के 20 क्वेश्चंस हैं, वोकैब के और ग्रामर के 15 क्वेश्चंस हैं, राइट। इस बैच की टोटल फी अभी जो है कम है, यानी कि 1499 है, क्योंकि 25% डिस्काउंट के साथ है। ये बैच को कंप्लीट कराने में, यानी कि इन 100 मॉक्स को डिस्कस कराने में 4 to 5 मंथ्स का टाइम लगेगा, और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर की होगी फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। और हाँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बैच को विजिट जरूर करें। जब आप विजिट करेंगे तो वहाँ कुछ डेमो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। जब आप उन डेमो लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपकी कितनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो सकती है। ये जो बैच है बेसिकली सीजल मेंस के लिए है, स्टेनो के लिए है, CPO मेंस के लिए है और CDS के लिए, क्योंकि इन्हीं एग्जाम्स में इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है और इन्हीं एग्जाम्स में इंग्लिश के बहुत शानदार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आप शुरू से अगर तैयारी करना चाहते हैं फ्रॉम जीरो, यानी ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ करना चाहते हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। इस बैच की टोटल फीस है 1199 और इसकी वैलिडिटी का कोई इशू नहीं, क्योंकि ये सिखाने के लिए, इसलिए इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है, राइट। किसी भी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, ये इंक्वायरी नंबर है। यू आर वेलकम, बिल्कुल आइए। और कैसा लगा आज का ये सेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।